So let's start the today's class. So आज की क्लास में जो सबसे पहला हमारा डिस्कशन टॉपिक है दैट इज द डॉपलर इफेक्ट. फर्स्ट टॉपिक इज अवर डॉपलर इफेक्ट. तो डॉपलर इफेक्ट आपके पास क्या होता है? सबसे पहले तो द एपरेंट चेंज इन द रिलेटिव पिच ऑफ साउंड ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ एन ऑब्जर्वर और सोर्स इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट. देखिए, आपके पास दो चीजें आपको इसमें याद रखनी है. एक तो आपके पास क्या है? ऑब्जर्वर है. दूसरा जो है आपके पास क्या है? सोर्स ऑफ साउंड है. ठीक है, एक ऑब्जर्वर है, दूसरा जो है आपके पास क्या है? सोर्स ऑफ साउंड है. तो क्या होता है, थोड़ा और क्लियरली देखते हैं. whenever there is relative motion, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका डॉपलर इफेक्ट. ठीक है, सो whenever there is a relative motion between a source of the sound, एक मेरे पास सोर्स ऑफ साउंड है. ठीक है, जैसे लेट से कोई बेल है, वो सोर्स ऑफ साउंड है. तो अगर जो है वो रिलेटिव मोशन होता है सोर्स ऑफ साउंड के बीच में, ठीक है, और ऑब्जर्वर के बीच में. ऑब्जर्वर कौन है? जो सुन रहा है, जो लिसनर है, वो क्या है यहाँ पर? ऑब्जर्वर है. तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड जो सोर्स से आ रहा है, जो आपका ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर क्या था यहाँ पर? लिसनर था. ठीक है, तो ऑब्जर्वर क्या करेगा? जो साउंड है उसको क्या करेगा? उसको सुनेगा, उसको हियर करेगा, राइट. लेकिन लेकिन जो वो साउंड हियर करेगा ऑब्जर्वर या लिसनर, वो आपके पास उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग है, वो डिफरेंट है. एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द सोर्स से. ठीक है, मतलब सोर्स जो एक्चुअल जो, मतलब जैसे लेट से मान लीजिए 30 हर्ट्ज का जो साउंड फ्रिक्वेंसी है उसको वो इमिट कर रहा है ना, सोर्स से साउंड आ रहा है. और जो ऑब्जर्वर या लिसनर सुन रहा है वो उससे डिफरेंट है. ठीक है, तो हम इसी को क्या बोलते हैं? इसी फिनोमिना को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है. ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट हमारे पास क्या हुआ? whenever there is a relative motion between a source of the sound and the observer. observer क्या है? listener है. The frequency of the sound heard by the observer is different from the actual frequency of the sound emitted by the source, है ना. जो actual frequency of sound जो सोर्स ने इमिट की उससे अलग है. जो साउंड जो साउंड हमारे ऑब्जर्वर ने हियर किया, वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द सोर्स से अलग है. तो इसी फिनोमिना को कहा जाता है डॉपलर इफेक्ट. ठीक है, देखो अभी मैंने क्या बोला आपको कि जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द सोर्स है, ऑब्जर्वर जो सुनेगा वो उस फ्रिक्वेंसी से डिफरेंट सुनेगा. ठीक है, तो मतलब कि जो फ्रिक्वेंसी आपका ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसको एपरेंट फ्रिक्वेंसी कहा जाता है. क्या कहा जाता है? उसको एपरेंट फ्रिक्वेंसी कहा जाता है. ठीक है, अब क्या हो सकता है कि एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड जो सोर्स से आ रहा है, ठीक है, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड जो सोर्स से आ रहा है, ऑब्जर्वर या लिसनर जो सुनेगा, जिस फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को सुनेगा, वो लेस भी हो सकता है ऑब्वियसली, या फिर ग्रेटर भी हो सकता है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी के कंपैरिजन में. मतलब एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो इमिट किया साउंड सोर्स ने, ठीक है, उससे लेस या फिर ग्रेटर हो सकता है. सो जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है ऑन द रिलेटिव मोशन ऑफ द सोर्स एंड ऑब्जर्वर. अब आपके पास यहाँ पर देखिए, जो हम न्यू डैश लिखते हैं या फिर हम इसको जो है वो एफ से भी डिनोट कर देते हैं. ठीक है, इसको एफ से भी डिनोट किया जाता है, स्मॉल एफ से भी फ्रिक्वेंसी को डिनोट कर दिया जाता है. तो ये आता है हमारा न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर सी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय सी प्लस माइनस वी एस. आगे हम पढ़ेंगे प्लस कब होगा और माइनस कब होगा. यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि जो मेरा यहाँ पर न्यू डैश है, इस फॉर्मूले में जो हमारा न्यू डैश होता है ये होता है हमारा एपरेंट फ्रिक्वेंसी. क्या होता है ये? एपरेंट फ्रिक्वेंसी. न्यू हमारे पास क्या होता है यहाँ पर? ये होता है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी. एक्चुअल फ्रिक्वेंसी जो कि आपके सोर्स के द्वारा इमिट की गई है ना, एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड जो कि हमारा न्यू होता है. ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है. हम डिस्कस कर रहे हैं डॉपलर्स इफेक्ट. एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ डॉपलर्स इफेक्ट को.
डॉपलर इफेक्ट हमारे पास क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? whenever there is a relative motion between a source of the sound and the observer। एक है मेरे पास सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है, एक है मेरा सोर्स ऑफ साउंड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बेल है, वो साउंड का सोर्स है। एक है मेरा लिसनर, जैसे मान लो कोई पर्सन वहां पे खड़ा हुआ है जो कि ऑब्जर्वर या लिसनर है। एक हो गया मेरा सोर्स, एक हो गया मेरा, क्या हो गया मेरा, एक जो है ऑब्जर्वर, ठीक है। तो लिसनर है जो उस फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड को सुनेगा जो कि आपके, जो कि कहाँ से इमिट हो रही है? सोर्स से, है ना, सोर्स से ही आ रहा है। जैसे मान लो कोई बेल है, सोर्स ऑफ साउंड, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड जो कि ऑब्जर्वर या लिसनर सुनेगा वो डिफरेंट होता है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द सोर्स से। मतलब एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड जो कि इमिट किया सोर्स ने, उससे अलग होता है। क्या अलग होता है? मतलब जो ऑब्जर्वर सुनेगा या लिसनर सुनेगा, ठीक है, वो फ्रिक्वेंसी अलग है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी ऑफ द साउंड इमिटेड बाय द सोर्स से। और यही फिनोमिना क्या कहलाता है? यही फिनोमिना कहलाता है हमारा डॉपलर इफेक्ट। अब क्या है कि जो ऑब्जर्वर या लिसनर ऑब्जर्व करेगा फ्रीक्वेंसी, उसी को ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, ठीक है। और इसका जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है वो लेस भी हो सकता है या फिर ग्रेटर भी हो सकता है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय द साउंड सोर्स से। तो जो डिफरेंस है वो डिपेंड करता है ऑन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। नेक्स्ट बात कर रहे थे फॉर्मूला, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। दैट इज, क्या फॉर्मूला होता है हमारा इसके लिए? तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है दैट इज न्यू डैश इज इक्वल टू, तो ये क्या बोल रही हूं मैं, न्यू डैश जो कि मेरा एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू, न्यू क्या है यहाँ पर मेरा, क्या होगा ये, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। ये क्या होगा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला हमें क्या ध्यान में रखना है, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर सी प्लस माइनस वी नॉट। प्लस कब आएगा, माइनस कब आएगा फॉर्मूले में, अभी बात करेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय सी प्लस माइनस वी एस, ठीक है। ये बनता है हमारा फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है, ये बनता है फॉर्मूला। तो ये हमें ध्यान में रखना है। ये जो मैंने आपको हैंड रिटन वाला दिया इसमें भी यही सेम फॉर्मूला है, बस इसमें मतलब क्योंकि आप ना न्यू से भी डिनोट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी को और स्मॉल एफ से भी कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, मतलब जो सी है या वी है ना, सी या वी है वो क्या है, वो आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू एयर है। जो आपका मतलब यहाँ पर वी भी लिख सकते हैं और सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, बी या सी का क्या मतलब हुआ आपका, वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू एयर, वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू एयर, है ना, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू एयर। तो ये हमें पता होना चाहिए कि ये क्या है आपका यहाँ पे, ठीक है, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड थ्रू एयर। फिर आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज इस फॉर्मूले में जो हमारा नाम से ही पता लग रहा है, वी नॉट क्या होगा आपका, जो वेलोसिटी ऑफ ओ का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, ऑब्जर्वर या लिसनर या जो डिटेक्टर है वो, है ना, ओके। तो नाम से ही पता लग रहा है वी नॉट मतलब ओ आ रहा है आपका यहाँ पर, ओ क्या हुआ, ओ मतलब ऑब्जर्वर, ठीक है, डिटेक्टर या जो लिसनर है। वी एस, नाम से ही पता लग रहा है वी एस क्या होगा मेरा यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ सोर्स, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ठीक है। एफ डैश क्या होगा यहाँ पे मेरा, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड जो कि हियर किया ऑब्जर्वर ने, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो मैं आपको बता रही थी, है ना। इसको न्यू डैश से भी डिनोट कर दिया जाता है, एफ डैश से भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का सिंबल न्यू भी होता है और स्मॉल एफ भी होता है, राइट। अच्छा, फिर मैंने वहां पर न्यू या एफ आपको बताया था, क्या था वो था आपका एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, है ना, मतलब यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इमिटेड बाय द
सोर्स। तो हमें दिमाग में क्या रखना है, बस फॉर्मूले में, जनरल फॉर्मूला में हमें क्या याद रखना है इसमें, सीधी सी बात है, क्या करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ब्रैकेट के अंदर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर होता है v होता है या c होता है ना, प्लस माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय अगेन v प्लस माइनस वी एस, या फिर c भी लिख सकते हैं v की जगह, राइट। ये चीज मैंने आपको क्लियर की, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो ये होता है जनरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्म हमारा डॉपलर इफेक्ट के लिए। अब यहां पे आपने देखिए इस इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा, प्लस माइनस, यानी कि ये जो आपके पास साइंस यहां पर आएगा प्लस में आएगा या फिर माइनस में आएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है डिपेंडिंग अपॉन द, मतलब ये डिपेंड करता है रिलेटिव मोशन के ऊपर, है ना। कैसे, देखो, अगर जो सोर्स और ऑब्जर्वर है दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, अगर ये एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं जैसे, ध्यान से समझना इसको, ये सोर्स है मेरा एस, इस तरफ को मूव कर रहा है, राइट, डायग्राम में अच्छे से बताया है, इस तरफ को मूव कर रहा है, ठीक है, और ऑब्जर्वर इस तरफ को डायरेक्शन है, राइट। सो व्हाट डज इट मीन, एक एरो ऐसे आ गया एक ऐसे आ गया, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट माई सोर्स as well as my observer, they are moving towards each other, they are moving towards each other. So अगर ये moving towards each other है तो साइन हमारे पास क्या आएगा, ऊपर प्लस का नीचे माइनस का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, जो जनरल फॉर्मूला था वो क्या पढ़ाया था अभी, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू सी, सी क्या था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, प्लस माइनस वी नॉट या वी ओ डिवाइडेड बाय सी प्लस माइनस वी एस, यही था, राइट, क्लियर है। यहां पे मैंने क्या किया, सी प्लस वी नॉट, ठीक है, नीचे माइनस लिखा, ये कंडीशन कब, व्हेन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। फिर आता है अगर जो सोर्स और ऑब्जर्वर है दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, अगर मान लो सोर्स ऐसे मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर ऐसे, सो दे आर मूविंग जस्ट अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। उस सिचुएशन में क्या आता है हमारे साइन में, उस सिचुएशन में साइन हो जाता है उल्टा, ठीक है। मूविंग टुवर्ड में ध्यान रखिएगा, ऊपर प्लस था नीचे माइनस था, मूविंग टुवर्ड में ऊपर क्या था, प्लस था, नीचे क्या था, माइनस था। अगर आपके क्वेश्चन में मूविंग अवे वाली कंडीशन बोलता है तो उसमें ध्यान रखेंगे, उसमें हो जाएगा उल्टा, ओनली साइन उल्टा होगा, फॉर्मूला वही रहने वाला है, ठीक है। तो न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू सी माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय सी प्लस वी एस, तो ये हो गया क्लियर, ओके। नेक्स्ट आता है सोर्स चेजिंग एन ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम हिम, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा, इस सिचुएशन में हमारा दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, ये भी इसी तरफ को है ये भी इसी तरफ को है, राइट। सो सोर्स चेजिंग एन ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम हिम, तो इस केस में दोनों ही नेगेटिव में हो गए, राइट, दोनों ही नेगेटिव में हो गए। अब ध्यान रखिएगा, जब आपके पास बोला जाए ऑब्जर्वर चेजिंग ए सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम हिम, ठीक है, नाउ ऑब्जर्वर चेजिंग ए सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम हिम, उस केस में प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज नोट कर लेना, ये फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए, ये वाला सोर्स चेजिंग एन ऑब्जर्वर तो माइनस में आएगा, सोर्स चेजिंग एन ऑब्जर्वर तो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर ऑब्जर्वर चेजिंग ए सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम हिम तो आपका प्लस में आएगा। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज इफेक्ट ऑफ विंड ब्लोइंग, इफेक्ट ऑफ विंड ब्लोइंग। अगर आपके पास विंड ब्लो करती है तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन द मीडियम चेंजेस एज, तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इन द मीडियम वो कैसे चेंज करेगी, क्या आएगा आपके पास, दैट इज योर v डैश जो आएगा दैट इज इक्वल टू c प्लस वी डब्ल्यू कॉस थीटा, ठीक है, v डैश इज इक्वल टू c प्लस वी डब्ल्यू इंटू कॉस थीटा। तो देखो यहां पे मेरे पास c तो वही हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है, वी डब्ल्यू क्या हो गया, v के साथ मैंने w लिखा तो मतलब वेलोसिटी ऑफ विंड, क्या आ गया ये, वेलोसिटी ऑफ विंड। अच्छा, तो
यहां पर एक एंगल बनता है थीटा, ये हो गया मेरा VW। ठीक है, क्या हो गया ये मेरा VW, राइट। ये हो गया मेरा C, ये हो गया C। VW क्या था, वेलोसिटी ऑफ विंड। C क्या था, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इन दोनों के बीच में एक एंगल थीटा बनता है, इन दोनों के बीच में क्या बनता है, एक एंगल थीटा बनता है। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है, V डैश जो आएगा हमारा, मतलब जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मीडियम है, दैट चेंजेस एज V डैश इज इक्वल टू C प्लस VW cos थीटा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार फॉर्मूला देख लो। ठीक है, मेन आपके पास ये फॉर्मूलाज है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जनरल फॉर्मूला जो आपको समझाया, ठीक है, ये वाला, सोर्स मूविंग टुवर्ड्स, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दूसरा, सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। याद रखना, डॉपलर इफेक्ट आपके पास देखने को नहीं मिलेगा अगर जो सोर्स और ऑब्जर्वर है अगर दोनों ही रेस्ट पे हुए। ठीक है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट पे होंगे तो आपका डॉपलर इफेक्ट वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपका बीट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बीट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो बीट्स आपके पास क्या हुआ, दैट देखो सिंपल सी बात है, हम जो है व्हेन वी हियर टू डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ साउंड, जब हम दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ साउंड को सुनते हैं, ठीक है, जब हम दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ साउंड को एक साथ सुनते हैं, मान लीजिए, ठीक है, एक साथ आप क्या कर रहे हो, दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ साउंड यू आर हियरिंग टुगेदर, तो उस केस में आपको बीट्स सुनने को मिलती हैं। ठीक है, मतलब बीट जो है एक प्रकार की, मतलब वहां पर क्या हुई, एक प्रकार की डिस्टरबेंस हुई। ठीक है, बीट वहां पर एक प्रकार की क्या हुई, डिस्टरबेंस हुई। सो सिंपल सी बात है कि व्हेन टू साउंड वेव्स, आपके पास दो साउंड वेव्स हैं, ठीक है, और स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज, दोनों की फ्रिक्वेंसी जो है वो अलग हैं। तो पहले तो हम यहां पर इसकी जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, दो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज ऑफ साउंड है अगर, है ना, सो व्हेन टू स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज आर साउंडेड टुगेदर, तो उस केस में बीट्स अक्कर्स। ठीक है, सो हेडिंग डालेंगे, बीट क्या है, व्हेन टू डिफरेंट, और सिंपल लिख सकते हैं, व्हेन two sound waves, when two sound waves of slightly, when two sound waves of slightly different frequencies ट्रैवलिंग इन न्यूमेरिकल्स, मैं इसके आपको सेंड करूंगी एक बार, ठीक है, फॉर्मूला के साथ, तो एक बार उनको ट्राई करना, फिर जो हमने अभी पढ़ा है डॉपलर इफेक्ट एंड ऑल, ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी साथ के साथ डिस्कस करते रहेंगे फिर। सो व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ट्रैवलिंग इन ए मीडियम along the same direction superimpose on each other, superimpose on each other, तो क्या होगा, the intensity of the resultant
sound at a particular at a particular position rises and falls regularly with the time, और ये जो फिनोमिना होता है, सो दिस फिनोमिना ऑफ रेगुलर वेरिएशन in intensity of regular variation in intensity of sound with time at a particular position is called beats. इन्हीं को बीट्स कहा जाता है, इज कॉल्ड बीट्स. सो एक बार चेक कर लीजिए, आई एम रिपीटिंग डेफिनेशन. व्हेन टू साउंड वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट frequencies traveling in a medium, ठीक है, along the same direction superimpose on each other, the intensity of the resultant sound at a particular position rises and falls with time. क्लियर? देखो क्या बोला मैंने कि मेरे पास ना क्या है, दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, है ना. मतलब मेरे पास ना, जैसे लेट से एक फ्रिक्वेंसी है 200 हर्ट्ज की, दूसरी फ्रिक्वेंसी है 205 हर्ट्ज की. ध्यान रखिएगा स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होंगी दो, जैसे एक मान लो 201 205 इस तरह की, है ना. या ऐसे है कि एक 200 हर्ट्ज है, एक 230 हर्ट्ज है. तो जो आपको यहाँ पर रिजल्टेंट जो मिलेगा, दोनों जो है मतलब दोनों जब आपस में एक साथ मिलेंगी, मतलब सुपर इम्पोज करेंगी ऑन ईच अदर, तो जो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट जो आपके पास मिलेगा यहाँ पर, जो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट साउंड जो आपको मिलेगा, वो मतलब क्या हुआ, वो उन दोनों फ्रिक्वेंसीज का क्या हुआ, रिजल्टेंट साउंड क्या होगा आपके पास एक तरह से, द रिजल्टेंट साउंड एट ए पर्टिकुलर पोजिशन राइजेस एंड फॉल्स रेगुलरली विद टाइम, है ना. और ये जो क्या हुआ, ये जो राइज और फॉल आ रहा है, ठीक है, ये जो फिनोमिना है मतलब रेगुलर वेरिएशन मतलब चेंज, मतलब राइज और फॉल जो आ रहा है साउंड की इंटेंसिटी में, ठीक है, एक प्रकार की डिस्टरबेंस हो रही है टाइम के साथ साथ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, उसको हम बीट्स बोलते हैं. इज दिस क्लियर? तो ये हमारे पास बीट्स होती हैं. अब हमें यहाँ पर फॉर्मूले के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है. जो आपके पास बीट फ्रिक्वेंसी होता है, बीट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है. बीट फ्रिक्वेंसी जिसको आप डिनोट किससे कर सकते हो, न्यू बीट से डिनोट कर सकते हो, ठीक है. बीट फ्रिक्वेंसी जो कि क्या होता है, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रिक्वेंसीज, है ना. जो दो फ्रिक्वेंसीज हैं, जो दो स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं, उनका क्या, उनका डिफरेंस, ठीक है, मॉडुलस ऑफ द डिफरेंस उन फ्रिक्वेंसीज का. अगर मुझे इसको ओमेगा की और ओमेगा टू की, मतलब एंगुलर फ्रिक्वेंसी की टर्म में लिखना है, तब भी कैसे होगा, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, ठीक है. अगर आपको यहाँ पर एवरेज लिखना है, एवरेज, तो एवरेज फ्रिक्वेंसी क्या होता है, दोनों का सम डिवाइडेड बाय टू, ठीक है. तो मतलब न्यू वन प्लस न्यू टू डिवाइडेड बाय टू. वैसे ही अब मुझे यहां पर अगर लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी, मतलब ओमेगा की टर्म में, ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू बाय टू, ये एवरेज ओमेगा की टर्म में हो गया. तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है कि जो बीट फ्रिक्वेंसी है वो आपके पास डिफरेंस हो गया है ना, न्यू वन माइनस न्यू टू और ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू का मॉडुलस.
क्वेश्चन सेंड करूंगी इसके ऊपर बेस्ड ना, विद हिंट्स, तो वो एक बार देखना। अभी हम ये टॉपिक्स जो रहते हैं उनको कवर कर लेते हैं, कंसेप्ट्स को, ठीक है, देन फिर क्वेश्चन डिस्कशन का ही काम रहेगा हमारा। तो बीट आपके पास ये फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया इसका। नाउ अब याद रखना जो ओमेगा होता है ना, ओमेगा, ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था मैंने। ओमेगा 2 पाई न्यू के बराबर होता है। एंगुलर फ्रिक्वेंसी किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू के बराबर होता है। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो गई, न्यू यहाँ पे आपका फ्रिक्वेंसी हो गया। ठीक है, देखो ये भी आपके सिलेबस में है, जैसे ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव का तो लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। ये एक बार बता देती हूँ, ये भी आपके सिलेबस में है। प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है ना? ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी प्रोपेगेशन जो है वेव्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो दो टाइप्स कौन कौन से हैं? पहला है प्रोग्रेसिव वेव, दूसरा है स्टेशनरी वेव। ठीक है, so these waves advance in a medium with definite velocity and propagate energy in the medium। देखो डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? जो हमारा स्टेशनरी वेव होता है ना, इसके केस में एनर्जी इज नॉट प्रोपेगेटेड बाय दीज वेव्स, जबकि यहां पर एनर्जी इज प्रोपेगेटेड इन द मीडियम बाय प्रोग्रेसिव वेव। ऐसे याद रखना, याद रखने के लिए दिमाग में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल कि प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव प्रोग्रेस कर रही है ना, तो मतलब इट प्रोपेगेट एनर्जी इन द मीडियम। जबकि स्टेशनरी वेव, जो हमारे पास स्टेशनरी वेव होती है, इसके केस में एनर्जी इज नॉट प्रोपेगेटेड इन योर मीडियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, दैट इज योर प्रोग्रेसिव वेव। अच्छा याद रखना, जो स्टेशनरी वेव है इन्हीं को ही जो है वो क्या कहा जाता है? इन्हीं को ही जो है वो स्टैंडिंग वेव भी बोला जाता है। स्टेशनरी है ना, स्टेशनरी, स्टैंडिंग वेव। तो आपके पास क्या हुई? व्हेन टू सिमिलर वेव्स प्रोपेगेट इन ए, व्हेन टू सिमिलर वेव्स आपके पास प्रोपेगेट की इन ए बाउंडेड मीडियम इन अपोजिट डायरेक्शंस, तो आपको ना ड्यू टू देयर सुपर पोजिशन एक न्यू टाइप ऑफ वेव देखने को मिलती है, जो कि आपको स्टेशनरी अपीयर होती है मीडियम में। नाम से ही पता लग रहा है, जो कि स्टेशनरी अपीयर होगी मीडियम में, उसी को ही जो है स्टेशनरी वेव कहा जाता है। और एक चीज और, इसमें एग्जांपल्स क्या आ जाते हैं स्टेशनरी वेव के? वेव्स इन ए स्ट्रिंग, नोट कर लेना, वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स, ये आगे हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ऑर्गन पाइप्स वाले। वेव्स इन ए स्ट्रिंग, वेव्स इन ऑर्गन पाइप्स स्टेशनरी वेव के एग्जाम्पल हैं, या फिर स्टैंडिंग वेव के एग्जाम्पल हैं। अच्छा मैं आप लोगों को दो फॉर्मूलाज और बता देती हूँ, ये तो याद रखना, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव में क्या एग्जाम्पल बताया? साउंड वेव और लाइट वेव्स, है ना, ये प्रोग्रेसिव वेव के एग्जाम्पल है, साउंड वेव, लाइट वेव्स। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है यहाँ से, दैट्स इट। एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ, कई बार इससे रिलेटेड भी क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने अभी अभी आपको डॉपलर इफेक्ट पढ़ाया, ठीक है, तो डॉपलर इफेक्ट में वो फॉर्मूले तो मैंने बताए, व्हेन द सोर्स इज मूविंग, व्हेन द सोर्स इज, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर या फिर अवे ईच अदर, है ना,
टुवर्ड्स ईच अदर, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, और दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, कई बार जो है अभी चाहे एक न्यूमेरिकल हम देख भी लेंगे, कई बार जो है आपसे एक और फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनता है, एक और कंडीशन होती है यहाँ पे, वो नोट कर लेना। जब सोर्स मूव कर रहा है, मैंने क्या बोला कि तब आपका काम नहीं करेगा, डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही रेस्ट पे होंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक मूव कर रहा है और एक रेस्ट पे है, तो एक कंडीशन यहां पर ये भी बनती है कि व्हेन द सोर्स इज मूविंग, जब सोर्स मूव कर रहा है, उसी में इंक्लूड कर लेना डॉपलर इफेक्ट वाले में, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। ठीक है, व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। मान लो जो सोर्स मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है आपका कौन सी वेलोसिटी के साथ, वीएस के साथ, किसकी तरफ, टुवर्ड्स एन ऑब्जर्वर, है ना, और ऑब्जर्वर कैसा है, रेस्ट पे है। ठीक है, तो इस केस में जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आएगा, देन एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो मेरी होगी, ठीक है, जो कि मेरा एफ डैश है, एफ डैश इज इक्वल टू एफ, ठीक है, वही एफ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई बाय वी डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस। ठीक है, वी क्या हो गया आपका यहां पर, क्या हो गया वी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो है। ठीक है, वीएस क्या हो गया मेरा, सोर्स का जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो वीएस हो गया। तो यहां पे ये फॉर्मूला बनता है। ये कब बनता है, ये तब बनता है जब सोर्स मूव कर रहा है जबकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। ठीक है, तब ये बनता है, जब सोर्स मूव कर रहा है जबकि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है। दूसरा सिचुएशन क्या आता है मेरा, दूसरा सिचुएशन ये आता है कि इफ सोर्स इज मूविंग, सोर्स इज मूविंग वाला तो पढ़ लिया हमने ना, ये वाला बता दिया मैंने आपको। नेक्स्ट बताती हूँ एक और, अगर सोर्स रेस्ट पे है, ठीक है, एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, अगर सोर्स रेस्ट पे है, एक बार ना ये सारे फॉर्मूलाज एक प्लेस पे आप नोट डाउन कर लेना, देन आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इसका, एक बार नोट कर लेना सारे फॉर्मूलाज, एक लिस्ट बना लेना। ठीक है, जस्ट वो रीड आउट करना और एक बार रिटन प्रैक्टिस करनी है, आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और फिर जो इसके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसमें जस्ट वैल्यूज को पुट करना होता है, ये जो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं डॉपलर्स इफेक्ट के, और ये इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट कंडीशन क्या बोली मैंने, व्हेन द सोर्स इज एट रेस्ट, when the source is at rest and observer is moving, ठीक है, तो मान लो ऑब्जर्वर जो है वो मूव कर रहा है आपका वेलोसिटी v नॉट के साथ। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ध्यान देना, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश होगा दैट इज इक्वल टू न्यू v प्लस v नॉट डिवाइडेड बाय v। अब ध्यान रखना, एक मैंने पहले आपको सिचुएशन बोली जब सोर्स मूव कर रहा था, वहां पे क्या बोला मैंने, एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू v डिवाइडेड बाय v माइनस वी एस, यही बताया। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर ऊपर आएगा, ठीक है, और प्लस साइन लगेगा यहां। ठीक है, लेकिन सोर्स को ऐसे याद रखना, सोर्स की नहीं है कोई इंपॉर्टेंस, याद रखने के लिए बता रही हूं, सोर्स की नहीं है कोई इंपॉर्टेंस। तो जब सोर्स मूव कर रहा था, ऐसा बोला हो क्वेश्चन में, तो ये अपॉन में आएगा और माइनस साइन आएगा। ठीक है, तो जब आपका सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। अच्छा, जब सिचुएशन बनती है कि आपका जो सोर्स है वो रेस्ट पे है
जबकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू इंटू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी। वी नॉट क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ माई ऑब्जर्वर, ठीक है। वी यहां पर क्या होगा, दैट इज स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले एक बार मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो पहले ये फॉर्मूलाज आपको माइंड में सारे क्लियर होने चाहिए। अच्छा, एक यहां पर फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव का। स्पीड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव का क्या फॉर्मूला आता है स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग वेव का, दैट इज सी इज इक्वल टू, सी यहां पर स्पीड है, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू। लैम्डा मेरे पास यहां पर क्या हो गया, वेवलेंथ। लैम्डा क्या हो गया, वेवलेंथ। न्यू यहां पे आपका क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखिएगा कि जो न्यू होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये सबको पता है, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड 1/t, ठीक है। तो मुझे ये पता है कि न्यू मेरा 1/t है, तो यानी कि मैं क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ न्यू मल्टीप्लाई बाय लैम्डा मल्टीप्लाई बाय, यहां पे मैंने लिख दिया न्यू की जगह पे 1/t, सच दैट ये क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय टी। तो ये भी फॉर्मूला बन गया, ये टाइम पीरियड के रिस्पेक्ट में बन गया, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड ऑफ ए ट्रेवलिंग वेव के लिए फॉर्मूला, सिंपल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स के बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का क्या मानना है कि डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली। जैसे मान लो मेरे पास ना कोई भी नंबर ऑफ वेव्स हैं, वो मान लो किसी एक पॉइंट के ऊपर आके मिल रही हैं, है ना। जैसे एक वेव है, दूसरी वेव है, तीसरी वेव है, सारी वेव्स मिलके आके मान लो इस ए पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं, ठीक है। तो किसी मीडियम में, ठीक है, तो वो मेरे पास एक्चुअल, मतलब वो मेरे पास जो है वो क्या हुआ, एक सम हुआ। जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, जैसे मान लो वेव नंबर 1 के केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो y1 है, ठीक है। दूसरे के केस में डिस्प्लेसमेंट y2 है, ठीक है। जैसे मान लो आपका कोई सब्जेक्ट है, उसके आपको टोटल मार्क्स करने हैं, तो टोटल क्या होगा, सारे सब्जेक्ट्स का सम, राइट। सारे एक पॉइंट के ऊपर आके मिल रहे हैं, सारे मार्क्स आपके रिपोर्ट कार्ड के ऊपर आके मिल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कैसे निकलेगा, सबका सम, तो वही हुआ, ठीक है। मतलब जब सुपर इम्पोज कर रही हैं सारी। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या हुआ, ध्यान देंगे, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम ड्यू टू एनी नंबर ऑफ वेव्स मीटिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की एप्लीकेशन कहां देखने को मिलती है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में, ठीक है। वहां पे हम देखेंगे अभी फॉर्मेशन ऑफ बीट्स में, मैंने आपको सुपर इम्पोज वाली बात वहां पर की थी, ठीक है। स्टेशनरी वेव की फॉर्मेशन में भी मैंने ये बोला था, तो यहां पे ये देखने को मिलता है, राइट। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स, क्या होता है आपका। So redistribution of intensity of a wave in a region when two or more coherent waves superimpose in that region is called interference। कोहेरेंट क्या हुआ आपके पास, दो वेव्स को कोहेरेंट कब बोलेंगे, ध्यान रखना, अगर दोनों वेव्स की फ्रिक्वेंसी सेम है, राइट। जैसे मान लो वेव नंबर 1 है, उसकी फ्रिक्वेंसी भी 20 हर्ट्ज है, वेव नंबर 2 का भी 20 हर्ट्ज है ना। तो two waves are said to be coherent if they have same frequency, same wavelength एंड कांस्टेंट फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को किससे डिनोट किया जाता है, फाई से डिनोट किया जाता है। तो क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंटेंसिटी ऑफ ए वेव का किसी रीजन में, किसी हिस्से में, ठीक है। किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंटेंसिटी ऑफ वेव का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी रीजन या किसी हिस्से में, कब, जब दो या दो से ज्यादा कोहेरेंट वेव्स आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं इन दैट रीजन, दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। अब हम ये भी समझ गए कि हमारे पास कोहेरेंट वेव क्या होती है, ठीक है। तो हम इसके लिए कंसीडर करते हैं इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन हम यहां पर कंसीडर करते हैं, ध्यान से देखना, दैट इज कंसीडर द सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स गिवन बाय,
क्या आ जाएगा, वेव नंबर 1 के केस में मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो क्या लिखूंगी मैं, y1। वेव नंबर 2 के केस में लिखूंगी, क्या लिखूंगी, y2। तो ये इक्वेशन क्या बनते हैं, ये बनते हैं मेरे, दैट इज y1 इज इक्वल टू a1 इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर kx माइनस ओमेगा टी। एक इक्वेशन मेरा ये बनता है। दूसरा इक्वेशन मेरा क्या बनता है, दैट इज y2 इज इक्वल टू a2 इंटू साइन kx माइनस ओमेगा टी। यहाँ पे क्या किया मैंने, बस ऐड डेल्टा फाई, जो कि यहाँ पर फेज डिफरेंस है, ठीक है। सेकेंड वाले में बस ये ऐड होगा। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आएगा ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंग, वो क्या होगा यहाँ पर, वो आपके पास यहाँ पर आ जाता है ए साइन। अब यहाँ पे रिजल्टेंट करेंगे तो ए हो जाएगा कैपिटल में, ठीक है। और ये फॉर्मूला बनता है हमारा ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है, प्लस डेल्टा, ये आपके पास फॉर्मूला बनता है। जहां पे जो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है यहाँ पे, दैट इज अवर ए, ठीक है। क्लियर, ये नोट कर लो फॉर्मूलाज, आई एम गिविंग यू 1 मिनट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये यहाँ पे बनता है। अच्छा, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ द वेव है उसको जो है हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। अब यहाँ पे ना कुछ आपके कंसेप्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, इक्वेशन है, जिसके ऊपर हमें मेनली ध्यान देना है, ठीक है। डेल्टा फाई यहाँ पर क्या है, फेज डिफरेंस है। कैपिटल ए क्या है, एम्पलीट्यूड है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं और डिस्ट्रक्टिव के केस में कुछ फॉर्मूलाज बनते हैं। दोनों के ऊपर हमें फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो फेज डिफरेंस होता है दो वेव्स के बीच में, नोट करिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, वो क्या क्या हो सकता है, वो आपके पास हो सकता है 0, 2 पाई, 4 पाई। नोट करो, ये याद रखना है, 0, 2 पाई, 4 पाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में लिखिए फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स 0, 2 पाई, 4 पाई। फिर लिखो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द टू वेव्स, जो फेज डिफरेंस होता है बिटवीन द टू वेव्स, किसके केस में, डिस्ट्रक्टिव। तो अब क्या बच गया, देखो वहां पे मैंने लिख दिया 0 लिख दिया, 2 पाई भी लिख दिया, 4 पाई भी लिख दिया, है ना। क्या बच गया यहाँ पर, पाई, एक तो सिंगल पाई, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 पाई, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 पाई, ठीक है। तो क्या लिखा आपने, फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, तो यहाँ पे मतलब मेरा ऑड में आया, ऑड नंबर में आया मेरा ये, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव वाला, राइट। तो फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में क्या इंपॉर्टेंट है, पाई, 3 पाई, 5 पाई। और याद रखिएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जो हमारा इंटेंसिटी होता है, इंटेंसिटी होता है, पहले कंस्ट्रक्टिव के केस में लिख लो, इंटेंसिटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। दोनों के केस में इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। चाहे मेरा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है चाहे मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, दोनों के केस में हमारा जो इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाता है। यहां पे ध्यान रखिएगा, लेकिन जो आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे निकल के आता है रिजल्टेंट, वो दोनों का सम होता है, मतलब A1 प्लस A2। लेकिन यहाँ पर जो A है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, वो दोनों का क्या होता है, डिफरेंस, मतलब A1 माइनस A2। डिस्ट्रक्टिव में माइनस में है, ठीक है। तो A इक्वल टू A1 प्लस A2 नोट करिए, किस में, कंस्ट्रक्टिव में। डिस्ट्रक्टिव में क्या, A इक्वल टू A1 माइनस A2। एक चीज और, जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी है, रिजल्टिंग इंटेंसिटी है कंस्ट्रक्टिव के केस में, उसमें जो फॉर्मूला आता है वो आपके पास क्या आता है, दैट इज योर आई इक्वल टू, है ना, अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है। कंस्ट्रक्टिव के केस में क्या फॉर्मूला बताया, रिजल्टिंग इंटेंसिटी का। देखो क्या क्या चीजें बताई मैंने अभी तक, एक बार रिवाइज करवाती हूँ। क्या क्या फॉर्मूलाज बताए कंस्ट्रक्टिव में, मैंने एक तो फेज डिफरेंस के लिए बताया, ठीक है। दूसरा ए के लिए बताया जो कि A1 प्लस A2 होगा, ठीक है। तीसरा क्या बताया, रिजल्टिंग इंटेंसिटी आई, जो कि क्या होगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में हमारे पास क्या होगा, बस इसमें माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। क्लियर है, माइनस हो जाएगा, मतलब I इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर, है ना। बस इसमें माइनस ही हो रहा है, बाकी तो सारा सेम ही रहेगा, राइट। तो ये आ जाता है हमारा। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से रिलेटेड। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, देन आप लोगों को मैं क्वेश्चंस दूंगी फिर इसके प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी कंप्लीट है हमारी इसमें टॉपिक्स, फिर कंसेप्ट्स। सो ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप्स हमारी क्या होती हैं, व्हाट आर ऑर्गन पाइप्स। सो ऑर्गन पाइप्स आर दो cylindrical pipes which are used for producing musical sound. So organ pipes are those cylindrical pipes which are used for producing musical sounds, या फिर जिसको हम बोलते हैं longitudinal sounds। हमारी ऑर्गन पाइप्स क्या हुई, दीज आर दो cylindrical pipes which are used for producing musical sounds और longitudinal sounds। ऑर्गन पाइप्स हमारी दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है दैट इज ओपन ऑर्गन पाइप। सबसे पहले क्या आती है, ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। नाम से ही पता लग रहा है ओपन ऑर्गन पाइप्स क्या होती हैं, ऐसी सिलिंड्रिकल पाइप्स विच आर ओपन एट बोथ द एंड्स। सिलिंड्रिकल पाइप्स ओपन एट बोथ एंड्स, उनको क्या बोलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है हमारी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हमारे पास क्या हुई, सिलिंड्रिकल पाइप्स विच आर ओपन एट वन एंड, जो कि एक एंड से तो ओपन है लेकिन दूसरे एंड से क्या है, क्लोज्ड है। सो सिलिंड्रिकल पाइप्स open at one end
and closed at closed at अदर एंड, जो मतलब एक एंड से, तो जो दोनों एंड से खुली है, ओपन है, उसको मैंने बोला ओपन ऑर्गन पाइप। एक है मेरी क्लोज्ड वाली, मतलब है ये भी सिलिंड्रिकल पाइप, लेकिन एक एंड से ओपन है और दूसरे एंड से क्या है, क्लोज्ड है, उसको क्या कहा जाएगा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप कहा जाता है। इससे रिलेटेड मैं आपको जो नेक्स्ट इसमें कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास बनते हैं, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप के केस में, वो एक बार आप लोगों को लिस्ट सेंड कर दूंगी उसकी, ठीक है, उसको एक बार चेक करना, जो भी यहाँ पर फॉर्मूलाज बनते हैं, और एक बार उसको चेक करना, एंड ऑल्सो आई विल सेंड यू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, सम फॉर्मूला लिस्ट एज वेल एज सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स टुडे, सो एक बार वो प्रैक्टिस करने हैं, राइट? ओके देन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।